मैंने उठकर पार्लियामेंट में कहा कि अगर बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जो सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था कि बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, और उसी बुनियाद पर आप 22 जनवरी कर रहे हैं। ये डॉक्टर जावेद और उनके कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हुए थे, इन पर सन्नाटा तारी हो गया पूरे पार्लियामेंट में कि ओवैसी क्या बोल रहा है। और फिर मैंने अपनी तकरीर को खत्म करने से पहले कहा, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। बताइए आप, ये लोग नहीं बोलेंगे, ये सेकुलरिज्म के नाम पर बुज़दिली के मजारे करते हैं, ये सेकुलरिज्म के नाम पर इंसाफ की बात नहीं करते। और यही आपके बीजेपी के एक झारखंड के सांसद हैं भागलपुर के निशिकांत दुबे उनका नाम है, उन्हें पार्लियामेंट में उठकर कहा, असदुद्दीन ओवैसी ये तो बताओ कि क्या तुम बाबर को आक्रामक मानते हो नहीं मानते हो। मैं बैठ गया, उनको बोलने का मौका दिया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि बताओ पुष्पमित्रा संघा कौन था, पुष्पमित्रा संघा कौन था, वो कश्मीर का बादशाह कौन था जिसके पास फौज होती थी इबादत गाहों को तोड़ने की। खामोश हो गए। मेरे भाई, जब मजलिस का एमपी पार्लियामेंट जीत कर जाता है तो हम आपकी हर तकलीफ को बेखौफ होकर बयान करते हैं। नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को एक तारीखी दिन कहकर पार्लियामेंट में बहस करवाई। मुझे जब बोलने का मौका मिला, मैंने उस वक्त उठकर कहा था कि इस मुल्क में 22 जनवरी नहीं होता अगर कांग्रेस की जीबी पंथ की सरकार इस मुल्क को आजादी मिलने के 1 साल के बाद जब बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर वहां पर उसकी बेहुरमती की गई थी, अगर कांग्रेस का मुख्यमंत्री मस्जिद को मुसलमानों के हवाले कर देता तो 22 जनवरी नहीं होता। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि अगर राजीव गांधी की हुकूमत बाबरी मस्जिद के ताले नहीं खुलवाती तो 22 जनवरी नहीं होता। और इतना लंबा लंबा झूठ बोलते हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर जावेद झूठ बोलने के मामले में नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि CAA का कानून जब भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 रुकने पार्लिमान, मैं और इम्तियाज जलील साहब ने उस कानून को काला कानून कहकर मोदी के 306 MPs के सामने उस कानून की कॉपी को फाड़ दिया। बताइए, क्या कांग्रेस का कोई नेता ये काम कर सका? क्या डॉक्टर जावेद उसके बारे में कुछ बोल सके? हमने पूरी पार्लियामेंट में उस कानून की कॉपी को फाड़ दिया। उसके बाद पूरे मुल्क में उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ। आपके किशनगंज में, शहर में CAA के खिलाफ एहतजाज हुआ, वहाँ पर शाहीन बाग बना। आप अपने दिल पर हाथ रखकर मैं किशनगंज की जनता से एक सवाल कर रहा हूँ, पैगाम भी दे रहा हूँ कि क्या किसी CAA के एहतजाज में आपको डॉक्टर जावेद नजर आए? क्या किसी शाहीन बाग जहाँ पर बनाया गया था, जहाँ पर हमारी खवातीन भी आकर उस कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही थी, क्या डॉक्टर जावेद आपको नजर आए? नहीं नजर आए। पार्लियामेंट में जो गाजा में जो जुल्म किया जा रहा है, फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, आज आप देख रहे हैं कि गाजा में 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 15,000 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं, 11,000 के करीब खवातीन की जानें जा चुकी हैं, 12 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 60,000 लोग जख्मी हैं, 50,000 के करीब खवातीन हामिला हैं, कोई अस्पताल गाजा में बाकी नहीं है। कौन था जो भारत की पार्लियामेंट में गाजा के फलस्तीनी मुसलमानों के बारे में आवाज उठाया? क्या वो डॉक्टर जावेद था या असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील थे? हमने फलस्तीन गाजा के फलस्तीनियों के पर जुल्म किया जा रहा था, हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई। इम्तियाज जलील ने एहतजाज किया। हमने हुकूमत से मुतालबा किया कि इजराइल को रोका जाए कि ये गाजा के फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। मैंने पार्लियामेंट में इस मसले को उठाया। आज डॉक्टर जावेद मुंह नहीं खोलना चाहते फलस्तीनियों के बारे में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
वहीं पर पार्लियामेंट का फरवरी में सेशन हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 26 अप्रैल को आप तमाम को मुत्तहदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल मोहतरम जनाब अख्तर उल ईमान के इंतखाबी निशान पतंग छाप पर बटन दबाकर आपको करना है। और करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किशनगंज की पार्लिमानी हलक़े के लिए आपको एक हरकियाती, जज्बाती और एक भरोसेमंद सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत है, जो पार्लियामेंट को जाकर आपकी आवाज़ बने, जो पार्लियामेंट को जाकर सीमांचल की इंसाफ की बात करे, जो पार्लियामेंट में जाकर किशनगंज के इस पार्लिमानी हलक़े की तरक्की के लिए गवर्नमेंट से लड़े और मुकाबला करे। इसके बरक्स आप देखते हैं कि 5 साल से यहाँ पर डॉक्टर जावेद को मौका मिला आपकी खिदमत करने का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कांग्रेस के मन से कांग्रेस के सदर जनाब खरगे साहब की मौजूदगी में बहादुरगंज के साबिक़ा एमएलए जनाब तौसीफ साहब ने ख़ुद डॉक्टर जावेद के सामने कह दिया कि जावेद साहब, आप किशनगंज की जनता से मुलाकात नहीं करते, आप कहीं पर नज़र नहीं आए। जब कांग्रेस पार्टी का ही एक लीडर जावेद साहब के बारे में कह रहा है कि वो कहीं पर नज़र नहीं आए, काम नहीं किए, तो मैं आपसे अपील है कि पिछले चंद सालों से आपने जनाब अख्तर उल ईमान साहब को अपना रुकन असम्बली के तौर पर देखा। अख्तर उल ईमान साहब ने इस विधानसभा के लिए तरक्की और डेवलपमेंट विकास का काम करवाया और अख्तर उल ईमान सीमांचल का एक बहुत बड़ा सियासी लीडर है और ये वक्त का तकाजा भी है कि सीमांचल की आवाम, किशनगंज की जनता अख्तर उल ईमान को अपना नया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर दिल्ली को भिजाए। आप देख रहे हैं कि हमारे वतन अजीज़ में फ़िरक़ा परस्ती का जहर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका, नफ़रतों की दीवारों को उठा दिया गया और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि भारत की पार्लियामेंट में आइंदा ये कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाएगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुदा न खास्ता बिल पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में, तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि डॉक्टर जावेद या फिर ये मास्टर मुजाहिद इस पर कुछ बोलेंगे? मेरे भाई, जिस पार्टी से डॉक्टर जावेद का ताल्लुक़ है, जब ट्रिपल तलाक़ का क़ानून पार्लियामेंट में पेश किया गया था, उस वक्त मरहूम असराउल हक कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह एमपी थे। उस पार्टी ने मौलाना को तकरीर करने नहीं दिया, तो क्या आप उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर जावेद कुछ बोलेंगे? और डॉक्टर जावेद के बारे में मैंने देखा कि किसी जगह पर उन्होंने कहा कि वो 5 साल में किशनगंज के पार्लिमानी हलक़े में 1.5 लाख किलोमीटर वो चले हैं। आप बताइए कि क्या कोई 1.5 लाख किलोमीटर अगर चलता है किशनगंज पार्लिमानी हलक़े में, तो लोग ये नहीं कहते कि डॉक्टर जावेद गायब हो गया, चुनाव के बाद अपना चेहरा नहीं दिखाया।